हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाली है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मेरे साथ मेरी एकेडमी की दो टॉपर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जो स्पेशली मेरे बुलाने पर यहाँ पे आई है, बहुत अपना कीमती समय निकाल के। बिकॉज अभी ये दोनों ग्रेजुएशन लेवल पे जा चुकी हैं। 10th क्लास से मेरे साथ इन्होंने स्टार्ट किया था, 12th किया, और 10th और 12th दोनों में ही बहुत ही अच्छी स्कोरिंग रही है, 90 प्लस की स्कोरिंग रही है। इसलिए मैंने स्पेशली इन दोनों को यहाँ पर बुलाया है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मुझे बहुत ज्यादा ग्लैड फील हो रहा है। एक टीचर को बहुत ज्यादा ग्लैड फील होता है जब वो अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट का खुद इंटरव्यू ले। तो आज मुझे ये ग्लैड मिला है कि मैं अपने दोनों स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रही हूँ और आप लोगों को कुछ गोल्डन पॉइंट से दोनों बताएंगे आपकी पढ़ाई में, और आपकी जो स्ट्रेटेजी है आपको कैसे फॉलो करनी चाहिए एग्जाम टाइम में, कैसे ये लोगों ने अपनी एक रणनीति बना के पढ़ाई की, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो खुद ही ये दोनों अपने बारे में बताएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। Hello guys, I'm Kavya. I'm currently doing my graduation from IPCW, Indraprasth College for Women, which is located in the Civil Lines North Area campus, and my major is in psychology. नाउ Myself Sakshi Chakravarti. I'm currently pursuing my graduation in Zakir Hussain Delhi College, and I'm doing my graduation in political science honors. तो कितना मुझे अच्छा लग रहा है कि आज ये मेरी दो स्टूडेंट, मैं इन दोनों के बारे में बताऊं तो काव्या मेरे पास आई थी क्लास 7th स्टैंडर्ड में, बहुत ही बेसिक सी एकदम डरी डरी रहने वाली स्टूडेंट, और कैसे इसने खुद को आगे बढ़ाया। सभी लोग सोचते थे कि नहीं कर पाएगी क्योंकि मैथ्स में थोड़ी सी डल थी, बट आगे इसका साइंस में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, लेकिन इसने दोनों सब्जेक्ट को कवर किया और कैसे 10th में जो इसके परसेंटेज आए और प्लस 12th में तो इसने हैट्रिक मार ली। तो वो कैसे हुआ वो आपको काव्या बताएंगी। एंड साक्षी मेरे पास 9th में आई थी, बिल्कुल डरी सी सहमी सी बच्ची जो बोलती नहीं थी, लेकिन आज अगर आप कहेंगे तो वो 4 लोगों को हरा सकती है। तो ये चीजें हैं, दोनों स्टूडेंट मेरे साथ में है। तो मैं आज कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ। काव्या आप बताइए, स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं जैसे कि ये जो एग्जाम है स्टार्ट हो रहा है 27 फरवरी से, और कुछ बच्चे बहुत डरे हुए हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सिलेबस तैयार भी है किसी का नहीं भी तैयार है। तो कैसे अपनी स्ट्रेटेजी आपने लगाई थी? आपको कितना डर लगा था जब आप अपना एग्जाम 10th का देने गई थी और फिर 12th का दिया था? यस मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डर लगता है इस टाइम में कि कैसा होगा, कैसे पेपर आएंगे, और क्या हमें बेसिकली स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली तो बात है कि हमें खुद पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। डीमोटिवेट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, बट मोटिवेट करने के लिए आप खुद ही बहुत हो। तो स्ट्रैटेजी बेसिकली ऐसे कि आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट होना चाहिए। देन उसके बाद आप सैम्पल पेपर्स जितने लगा सकते हो आप उतने लगाओ, एंड देन बस चले जाओ। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज मैं और बोलूंगी कि ये जो सैंपल पेपर की इन्होंने बात की, तो ये सैंपल पेपर कितना इंपॉर्टेंस रखता है आप अकॉर्डिंग टू यू, कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है सैंपल पेपर? नॉर्मली बच्चे ये कहते हैं कि सैंपल पेपर 3 घंटे बैठ के कौन लगाएगा, क्योंकि उतना टाइम चला जाता है, उतने में हम कुछ और क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है, आपको क्या लगता है? अब सैम्पल पेपर ना आपको एक सिनेरियो देता है कि आप एग्जामिनेशन में कैसे आपकी सिचुएशन होने वाली है, आप कैसे अपने आप को हैंडल करोगे उस एंजाइटी में। एग्जैक्टली वो चीज नहीं होगी, बट एटलीस्ट सैम्पल पेपर आपको एक आइडिया देंगे, आपको वो क्वेश्चंस देंगे कि आप कैसे अपना फॉलो अप कर सकते हो आगे के लिए। इतने 3 घंटे का टाइम लगा के एक सैम्पल पेपर करना, हाँ थोड़ा अलग लगता है कि हाँ यार 3 घंटे में हम कुछ और कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, बट आफ्टर प्रैक्टिस ही तो आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो, तो क्यों ना मॉक एग्जाम दो आप। बहुत अच्छा। साक्षी, पहले आप ये बताओ कि 10th में आपके कितने परसेंट आए थे? मेरे सब जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि 10th में आपने कितना गेट किया और फिर 12th में। 10th में मेरे 92.4% थे और 12th में मैंने 92% स्कोर किया था। तो बेसिकली सैम्पल पेपर इज ऑफ कोर्स अ गुड पॉइंट टू से। तो सैम्पल पेपर से हमें पहले एक आइडिया मिल जाता है, हमें अपना पोजीशन पता चल जाता है कि हम कौन सी पोजीशन पे हैं और कहाँ तक हमें जाना है, उसका टारगेट हमारा फिक्स्ड होता है। तो इससे हम कवर कर सकते हैं कि हम कैसे फॉलो करें उस चीज को, सो दैट वी कैन रीच टू द आवर गोल।
ओके, चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे स्टूडेंट के लिए है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए नॉर्मली एग्जाम टाइम में। बहुत प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, बहुत लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं कि टीवी देखना बंद कर दो, बाहर घूमना बंद कर दो, फ्रेंड से बात करना कम कर दो। तो ये सारी चीजें कितना मैटर करती हैं? आप लोगों ने क्या ऐसा किया था, टीवी देखना बंद किया या घूमना फिरना बंद कर दिया था? तो आप थोड़ा सा बताइए स्टूडेंट को कि क्या ये पॉइंट मायने रखते हैं कि नहीं। सच कोई रेस्ट्रिक्शन खुद पे डालना इज बेकार, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, सर्टेन चीज होती है, मतलब कुछ कुछ चीजें हमें एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में करना चाहिए कि इतने आवर्स तक हमने ऑनेस्टली पढ़ लिया, सिंसियरली पढ़ लिया, उसके बाद जो मर्जी है वो कर सकते हैं हम। बट जो जिस टाइम हम पढ़ रहे हैं उस टाइम सिंसियरली पढ़ना चाहिए, कोई और चीज नहीं, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस वही। ओके, अच्छा साक्षी एक चीज और बताइए कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए? 10th क्लास स्टूडेंट के लिए अप्रॉक्स 5 to 6 आवर्स पढ़ना चाहिए। इन 24 आवर्स आप 5 to 6 आवर्स निकाल सकते हो स्टडी के लिए। मतलब कहने का है कि 5 to 6 आवर्स आप जो भी पढ़ रहे हैं पूरी तरह से कॉन्स्टेंट होके अपना पूरा 100% दे के पढ़िए, उसके बाद आप फ्री है कुछ भी करने के लिए। ओके, चलिए काव्या आप ये बताइए कि आपने 10th में स्कोर किया, जब आप एग्जाम देने गए तो आपको कैसा लगा? मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जाके बच्चे डर जाते हैं, पढ़ा हुआ सब भूल जाते हैं, तो आपकी क्या प्रिपरेशन थी और आपको कैसा लगा एग्जामिनेशन हॉल में जाके? कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को। 10th में सबका फर्स्ट टाइम होता है बोर्ड, एंड इट्स नॉर्मल टू फील एंजाइटी। एंजाइटी बहुत बुरी चीज नहीं है, बट अब एंजाइटी में अपना कॉन्फिडेंस खो देना वो बुरी चीज है। तो जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गई, सब कुछ न्यू न्यू था, एंड देन अपनी सीट, अलॉटेड सीट पे बैठ जाओ, और मतलब मैंने बस ये रखा कि हाँ हो जाएगा। देन थोड़ा खुद पे मतलब थोड़ा रिवीजन करो कि हाँ अच्छा ये चीज पढ़ी है, ये चीज पढ़ी है, और कुछ भूल तो नहीं रहे हैं, और आई गेस उस पर काफी काम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चीज ये है कि रेफरेंस बुक कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली बच्चे बहुत सारी किताबें ले लेते हैं क्योंकि दिमाग में रहता है कि बोर्ड एग्जाम है, इस किताब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन बैंक से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो आपने क्या फॉलो किया था? कितनी तरह की रेफरेंस बुक पढ़ी थी? जितना कि मुझे याद है कि मैंने खुद ही इन लोग को पढ़ाया था, तो मैंने तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि रेफरेंस बुक बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, बट ये खुद आपको बताएंगे कि रेफरेंस बुक कितनी इंपॉर्टेंट होती है कितनी नहीं। 10th के एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ मटेरियल हमें मिलता नहीं है, तो ऑफ कोर्स हमें रेफरेंस मटेरियल का थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ता है। तो साइंस के लिए लक्ष्मीर सिंह और मंजीत कौर बेस्ट है, मतलब उसमें जितना एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आई गेस किसी बुक में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ, उससे आप नोट्स बना सकते हो। और जो हमारा एनसीईआरटी का होता है उससे तो पढ़ना ही है हमें, बट जो एक्सप्लेनेशन, जो समझना, अंडरस्टैंडिंग, वो पूरा लक्ष्मीर सिंह से आप कर सकते। मीन्स अगर आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है तो देन यू कैन टेक लक्ष्मीर्स बुक, अदरवाइज एनसीईआरटी इज द बेस्ट फॉर योर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो एनसीईआरटी को आपको स्किप नहीं करना है, और प्लस अगर एडिशनल बुक लेनी है तो आप लक्ष्मीर की पढ़ सकते हो, बिकॉज उसमें डायग्राम्स का और उसमें जो आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो काफी अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी काव्या आपसे कि जो सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड था आपका वो कौन था? आपके पूरे ये जो आपने 10th किया फिर 12th किया, अभी हम 10th की बात कर रहे हैं क्योंकि 10th के भी है 12th के भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो इसीलिए मैं इन दोनों को लेके आई हूँ क्योंकि ये दोनों 10th और 12th दोनों का फेस क्रॉस कर चुके हैं, अभी ग्रेजुएशन में आ चुके हैं। तो इसीलिए ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। सो काव्या आप ये बताइए कि कौन, फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है, प्लस टीचर्स का सपोर्ट, तो आपका हेल्पिंग हैंड कौन रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, बिग थैंक्स टू प्रीति मैम, बिकॉज मेरा घर से ज्यादा टाइम इधर ही बीता है। यहीं पे मैं पूरा कभी भी डाउट होता था मैं आती थी, मैम मुझे सपोर्ट करती थी, मुझे काफी सारी स्ट्रैटेजी समझाती थी कि आपको ऐसे आंसर लिखने हैं, आपको बिकॉज प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। आप आंसर, आप अपना कंटेंट 100% दे आओ, बट आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। पेपर प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसे देना है। नॉर्मली बच्चे ये दोनों ही जो मेरी स्टूडेंट है काफी ब्राइट स्टूडेंट रही है मेरी अपनी शारदा अकेडमी की, बट पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन कराई थी, इन दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, और आई थिंक उसी का रिजल्ट था कि ये लोग का जो एग्जाम था वो इतना बेस्ट गया।
और जितना लोग ने कि खुद ही ये जानती है कि पेपर प्रेजेंटेशन कितना मायने रखता है। तो साक्षी आप बताओ कि पेपर प्रेजेंटेशन में क्या क्या टिप्स आप देना चाहते हो स्टूडेंट्स को कि कैसे अपना पेपर वो प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी हैंडराइटिंग क्लियर रखो ताकि एग्जामिनर को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो आपके हैंडराइटिंग को समझने में। और आफ्टर एवरी क्वेश्चन यू नीड टू मेक अ स्पेस और लाइन, देन आप सेकंड अटेम्प्ट करो और एक ही पेज में सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी राइटिंग कैसी है डजेंट मैटर, बट आपने लिखा कितना क्लियर है मैटर इज दैट। ओके, सो आप अपनी राइटिंग पर ये नहीं देखिए कि आपके अक्षर सुंदर है कि नहीं है, आपने लिखा कितना क्लियर है वो मैटर करता है। प्लस आगे आपको साक्षी और भी पॉइंट्स बताएंगे कि कैसे कैसे आप पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं। जो हम थियोरेटिकल देखते हैं जैसे एसएसटी सोशल साइंस में हम मोस्टली पैराग्राफ में लिखते हैं, बट पैराग्राफ में लिखना उतना सही नहीं होता क्योंकि एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो आप जितना चाहो उतना पॉइंट में लिख सकते हो। पॉइंट्स गिनने में भी आसान होते हैं और ज्यादा स्पेस भी कवर करता है, आपका आंसर भी बड़ा लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा, क्लियर लगेगा, परफेक्ट लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये बोलना चाहूंगी, काव्या आप बताइए कि 10th से 12th में जाने के बाद में पूरा एक सिलेबस चेंज हो जाता है। जैसे कि 10th में हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, 12th में हमारे 5 सब्जेक्ट है, 10th में हमारे 6 रहते हैं। तो ये जो सिलेबस चेंज होता है, साइंस कन्वर्ट हो जाती है 3 पार्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और आपके 10th में बिल्कुल एक ही रहती है। तो आपने कैसे ये जो चेंज आया था, तो इसके बारे में कुछ बताइए स्टूडेंट को कि कैसे फॉलो करें ये। So it's a big transition, 10th से 11th और follow up by 12th। ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है। लाइक आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आई वाज पर्सनली फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड। तो ट्रांजिशन होता है बेसिकली इस चीज में कि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है एंड योर बेस इज 11th एग्जैक्टली, मतलब जितना कंटेंट आपको 12th में नहीं है उससे ज्यादा आपका 11th में है। यस, तो अगर आपका वो चीज स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको 12th में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ सब्जेक्ट्स की बात है तो हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स में एडिशन ज्यादा होता है, कुछ न्यू चीज नहीं होगी बट आपका डिटेलिंग ज्यादा हो जाएगी। यस, यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि 9th में अपना बेस बनाइए ताकि 10th में आपको प्रॉब्लम ना हो, 11th में अपना बेस बनाइए ताकि 12th में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये 4 साल तो आपको पढ़ने ही है, बिकॉज ये 4 साल अगर आपने अच्छे से निकाल दिए तो आगे का आपका जो करियर है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है और आने वाले अगले 40 साल में आपको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज दैट कि आपका जो एक कंसर्न होता है कि ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा बेस्ट होती हैं कि ऑफलाइन क्लासेस। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस भी दी हैं और ऑफलाइन भी दी हैं कि बिकॉज ड्यूरिंग द जो कोविड का जो टाइम था उसमें मुझे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ी थी। उससे पहले मैं हमेशा से ही ऑफलाइन क्लास देती रही हूँ, बट कोविड के टाइम में मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर जो एक स्टूडेंट्स का एक कंफ्यूजन होता है कि ऑनलाइन क्लासेस इज द बेस्ट और ऑफलाइन इज द बेस्ट। तो मेरे क्या स्टूडेंट्स बोलना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। काव्या आप बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा बेस्ट होती हैं या ऑफलाइन। लाइक मेरे अकॉर्डिंग कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो जाते हैं नोटिफिकेशन से या फिर इतना लाइक ऑनलाइन में आप बहुत ज्यादा एक नॉलेज का वो पूरा सी है, लेकिन उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसमें जंप करें और पूरा स्विम भी करें। तो ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमें पॉइंट टू पॉइंट हमें चीज चाहिए, हमें हमारे डाउट्स क्लियरेंस चाहिए। अगर आपको ये चीज चाहिए तो ऑफलाइन इज द बेस्ट। आप एक टीचर से स्टिक रहिए, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, क्योंकि टीचर्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको किस टीचर का सूट कर रहा है वो आप पे डिपेंड करता है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप किसी एक पर्टिकुलर टीचर के साथ अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो चीज बहुत ज्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि फिर वो डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। सभी का पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको एक फैक्टर के साथ चलना है। साक्षी आप क्या कहना चाहती है कि ऑनलाइन ज्यादा बेस्ट होता है कि ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अलग अलग खुद की मतलब एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, बट फॉर मी ऑफलाइन इज द बेस्ट, क्योंकि ऑफलाइन में आपको जो गाइडेंस मिल सकता है वो ऑनलाइन में कभी नहीं मिल सकता। दूर से टीचिंग पॉसिबल है, मैं मानती हूँ, बट जो ऑफलाइन में आप किसी से हेल्प मांग सकते हो या फिर टाइम टू टाइम किसी चीज का गाइडेंस आपको जो चाहिए होगा वो आप ऑफलाइन में पॉसिबल हो सकते हैं। और बुक्स सबसे बेस्ट है। ये ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह इससे डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं, आई साइट वीक होती है। बुक इज द बेस्ट।
यस, वेरी गुड। साक्षी ने भी बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि आप ऑनलाइन में अगर घुसोगे बहुत ज्यादा तो वहां से आप कंटेंट ले सकते हो। सभी के अपने अपने बेनिफिट्स है, कभी किसी की डिमेरिट्स है, किसी की जो है मेरिट्स है। बट आपको देखना है कि अगर डिमेरिट्स है कि ऑनलाइन क्लास में बहुत ज्यादा देखने से आपकी आंखों पर इफेक्ट पड़ सकता है, ये बहुत, क्योंकि आपको एग्जाम देना है और अगर आपको एग्जाम देने के समय ही आंखों में कुछ ऐसा कुछ हो जाए प्रॉब्लम, तो वो सारा कुछ एकदम वैसे के वैसे रह जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस फ्लो में जाना चाहते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, चॉइस इज योर्स। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ जो कि बहुत से बच्चों की है कि पढ़ाई स्टार्ट कब से करें। मतलब कि कुछ बच्चे कहते हैं कि लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी बहुत बेटर होती है, कि लास्ट 1 मंथ में ही सब कुछ याद होता है। कुछ बच्चे शुरू से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों ने क्या किया था अपने टाइम में? मैं मानती हूँ कि अगर लास्ट में हम पढ़ने बैठे तो हेक्टिक बहुत ज्यादा हो जाता है। शुरू से अपना एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग चलो। एक स्पेसिफिक आवर में आप ऐसा रखो कि हाँ हमें ये पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए। तो शुरू से करना इज बेटर। ओके, अभी आप क्या कहना चाहती हैं? इट्स नाइस, मतलब कि बिल्कुल साक्षी ने सही कहा कि हमें स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, और हमें सब यही कहते हैं कि हाँ स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए। बट आप अगर अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ कि जैसे कि ठीक है, आज हमारे पास इतना ज्यादा काम है, स्कूल का काम है, प्रैक्टिकल्स है, इंटरनल्स है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप अपने छोटे छोटे गोल्स बनाइए कि अच्छा मेरे पास 1 आवर है, मैं आज अपना ये सब्जेक्ट उठा लेता हूँ, नेक्स्ट में मैं ये उठा लूंगा। देन आपको जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, देन सब कुछ हो जाता है, जब तक का टाइम टेबल थोड़ा अलग रहता है। लेकिन जब हमारे पास फ्री टाइम, थोड़ा खाली टाइम आता है, स्कूल से प्रेशर नहीं होता, हम जब अपना कंटिन्यू ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, अपना टाइम टेबल बेटर बना सकते हैं। एटलीस्ट नॉट अ रिटन टाइम टेबल, देन मेक अ प्लान इन योर माइंड। अगर आप हर एक चीज स्ट्रैटेजाइज करके रखोगे, हर एक चीज का टाइम लिमिट करके रखोगे, देन वो चीज ज्यादा बेटर रहेगी। आपको पता होगा वो टाइम एक्सीड हो गया है, तो देन की इंस्टिंक्ट आएगी, वी हैव टू स्टॉप, हमें ये करना है, हमें वो करना है। देन प्लीज प्रायोरिटाइज योर वर्क। तो देखिए, मतलब एक टीचर जब बताएगा आपको कि आपको क्या करना है तो बहुत सारी चीजें बताएगा, लेकिन जो स्टूडेंट उस फेज से गुजर गया है वो जब आपको चीजें बताते हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं कि ये जो बच्चे हैं जो उन फेज से गुजर के अपना एग्जाम देके वो स्ट्रेस पूरा क्रॉस करके आए हैं, तो इन्होंने जो आपको गोल्डन पॉइंट्स दिए हैं, आई होप कि आप लोग फॉलो करोगे। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो काव्या और साक्षी से आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, अपने वहां क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। मैं जरूर इन दोनों तक पहुंचाऊंगी और ये दोनों डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बिल्कुल भी स्केयर नहीं करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, एक होप के साथ और अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्जाम दीजिए। थैंक यू।